अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो मायदा का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा उन्वान है अली बख्श। आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 90 निकालें। इससे पहले अली बख्श कहानी के हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं। ये तशरीह के हवाले से ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सफ़ा नंबर 90 पढ़ाने से पहले हम अल्फाज वाली समझ लेते हैं। लफ्ज़ है झटका। झटका से मुराद होता है अचानक हरकत। किसी भी चीज़ को अचानक से हिला देना उसको कहते हैं कि झटका लग जाना। पट्ठे, पट्ठे से मुराद है शरियाने, यानी खून की शरियाने जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं उनको हम पट्ठे कहते हैं। इस्तफसार करना, इस्तफसार करना से मुराद है दरियाफ्त करना, पूछना। दरवेश, दरवेश से मुराद है सादा मिजाज इंसान, खुदा रसीदा, खुदा तक पहुंचा हुआ, यानी बातों को, खुदा की बातों को समझने वाला दरवेश। टंटे, टंटे से मुराद है झगड़े। तखय्युल, तखय्युल से का मानी है ख्यालात का सिलसिला। सपुर्द, सपुर्द से का मानी है जिम्मेदारी देना, सपुर्द कर देना, जिम्मेदारी लगा देना। धुंधलका, धुंधलका से मुराद है धुंध छाई हुई गैर वाज़िया चीज जो वाज़िया दिखाई ना दे। आओ भगत, आओ भगत से मुराद है इज्जत करना, एहतराम करना। ताबूत, ताबूत स्टूडेंट, ताबूत का मानी है नाश को महफूज करने वाला बॉक्स जिसकी हर कोई इज्जत करता है। ताबूत चाहे किसी के रिश्तेदार का हो या किसी हमसाए का हो। यहाँ पर यह लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है ताबूत के लिए, वो इज्जत के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम ताबूत की रिस्पेक्ट करते हैं कि ये शख्स अब फौत हो गया, ये अब उसका ताबूत है और उसकी बेहुरमती नहीं की जाती, उस हवाले से ये वर्ड आया है। फर्ज शनास, फर्ज निभाने वाला। अमला, किसी इदारे के मुलाजमीन। रगे, रगे पट्ठे होते हैं, ये पीछे हम लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। पट्ठे से मुराद है, रग से मुराद है खून की शरियाने, खून की रगें, जहाँ से इंसानी जिस्म में खून, जिन नालियों के जरिए खून गुजरता है उन्हें रगे या पट्ठे कहते हैं। अकीदत, अकीदत से मुराद है मोहब्बत और एहतराम। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 90 खोल लें। इससे पहले अगर आपने ये पहला लेक्चर लिया है तो इससे पहले आप बाकी लेक्चर ज़रूर सुन लें ताकि आपको बाकी कहानी की भी समझ आए। तो कुदरतुल्लाह शहाब इसके इस कहानी के मुसन्नफ़ हैं। कुदरतुल्लाह शहाब मैंने लिखा हुआ जी। इससे पहले थोड़ा सा कहानी पीछे बयान करें कि कुदरतुल्लाह शहाब जो है वो अली बख्श से मिलने लाहौर जाते हैं। असल में वो अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल के बहुत ज़्यादा अकीदतमंद थे, मुरीद थे, अदबी तौर पर अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करते थे। अब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कोई नज़दीकी शख्स मिले अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का ताकि उससे मैं पर्सनली उससे जान सकूँ। तो उन्हें अली बख्श मिलता है और अली बख्श की वो कैसे मदद करते हैं। उसके बाद ज़मीन का जो है ना कोई मामला है, कोई झगड़ा है और वो लायलपुर में है, फैसलाबाद, जो इसका नया नाम फैसलाबाद है, पुराना नाम लायलपुर था। अब जो कुदरतुल्लाह शहाब है वो खुद DCO है, डिप्टी कमिश्नर है जंग के। अब जंग और लायलपुर करीबी थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी में उनको बैठा लेते हैं और साथ ले जाते हैं ताकि उनका एक मुरब्बा ज़मीन का जो मामला है जो काफ़ी देर से लटका हुआ है, जिसकी मुल्कियत उनको नहीं मिल रही, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उनका वो मसला हल किया जाए। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पहली लाइन है सफ़ा नंबर 90 की। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी। ये कौन कह रहा है? ये अली बख्श कह रहा है। जब वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में बार बार रुक रुक के अली बख्श को अल्लामा इकबाल की बातें याद आ रही हैं और वो बातें बयान करता है। यही असल में मकसद था कुदरतुल्लाह शहाब का कि मैं जो है ना ऐसे शख्स से मिलूँ, उसको वो तो उन्हें बाद में पता चला कि उनका कोई मसला भी है और वो मैं हल भी करवा सकता हूँ। मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ, DCO की पोजीशन पे मैं हल करवा सकता हूँ। अब उनको साथ लेके अब वो सवाल नहीं कर रहे, खुद अली बख्श को बार बार रह के एक अल्लामा इकबाल की बातें याद आ रही हैं। और यही मकसद था कुदरतुल्लाह शहाब का कि मुझे उनकी हकीकी बातें सुनने को मिले, हकीकी ये उनके घर के जो हालात हैं, उनकी ज़िंदगी के जो हालात हैं, उनकी जो अल्लामा इकबाल की सोच थी वो ऐसे शख्स से सुनने को मिले जो इतने 40 साल तक अल्लामा इकबाल के साथ रहा और उनकी खिदमत मुलाजिम के तौर पर अल्लामा इकबाल की खिदमत करता रहा। तो अली बख्श यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर साहब में यानी अल्लामा
इकबाल में एक अजीब बात थी, कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था। झटका यानी अचानक एक कोई हरकत सी होती थी और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी। हदायत से मुराद क्या, उन्होंने पहले से बता रखा था, इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, मुझे ये बताया हुआ था कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्टों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। इससे मुराद क्या है कि पीछे जो है ना, गर्दन के पीछे जो रगे हैं, जो पट्टे हैं, उनको वो दबाएगा तो खून की जो रवानी है वो फिर से मुसलसल रवानी शुरू हो जाएगी और जो अचानक झटका लगता है उससे आराम मिलेगा। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इससे मुराद क्या, अली बख्श बता रहा है कि मैं अल्लामा इकबाल के इस कदर करीब था, उनके कमरे के साथ ही मैं अपनी चारपाई बिछाया करता था, पास ही सोया करता था और उनको जो भी कोई भी मसला होता था तो फ़ौरन मैं इतना करीबी मुलाज़म था कि फ़ौरन मुझे आवाज़ देते थे। अल्लामा इकबाल कहते बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे, यानी अपने कमरे के करीब ही सुलाते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से अब यहाँ पर गुफ्तगू बदल गई है। पहला पैराग्राफ हमने जो पढ़ा वो अली बख्श अपनी बात बयान कर रहा है। अब दूसरी जो हम हर चंद मेरा दिल चाहता है, ये कुदरतुल्लाह शहाब के डायलॉग है, वो अपनी बात बयान करने लगे हैं। हर चंद मेरा दिल चाहता है मैं अली बख्श से इस वारदात से मुराद है वो वाक़या, वो बात जो वो बयान कर रहा है अली बख्श, इस वारदात के मुतालिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूँ, कुछ मज़ीद बातें पूछूँ, मज़ीद दरियाफ्त करूँ कि अल्लामा इकबाल की तबीयत कैसी थी, क्यों उन्हें इस तरह झटका लगता था, ये सिलसिला कब तक जारी रहा, या इससे पहले भी इनको ये मसला था। कई सवाल कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं मेरे जहन में आए, लेकिन मैंने अपने आप से वादा कर रखा था कि मैं सवाल अली बख्श से नहीं पूछूंगा, वो खुद ब खुद मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में बताते जाएंगे। तो इस वारदात के मुतालिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूँ, ये मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त को तोड़ने से डरता था। कि अब अली बख्श का ज़हनी रब्त से मुराद क्या है कि जिस ज़हनी रब्त के साथ वो मुझे अल्लामा इकबाल के वाक़यात सुनाते जा रहे हैं वो सिलसिला जारी रहे, वो रब्त जारी रहे। अगर मैंने उन्हें दरमियान में टोक दिया तो हो सकता है कि वो हकीकी बात जो उनके जहन में थी वो उसको छोड़कर वो थोड़ी देर के लिए गमगीन हो जाए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए और मुझे अगली बात पूरी सुनने का मौका ना मिले। तो कहते हैं इसलिए मैंने उनके जहनी रब्त ना तोड़ा। स्टूडेंट, रब्त से मुराद है सिलसिला जो आपस में जुड़ा होता है, रब्त से मुराद राब्ता है, जोड़ना। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, ये भी कौन कह रहा है, ये भी अली बख्श कह रहे हैं। दरवेश आदमी वो होता है जो खुदा को पहचानने वाला हो, खुदा पर अल्लाह पर कनायत करने वाला हो, अल्लाह को पहचानता हो, उसको जितने अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हों उसमें वो काने हो, वो खुश हो, अपनी उन सारे रिसोर्सेज, अपने सारे वसाइल में खुश हो कि जो अल्लाह ने मुझे अता किया मैं उसका शुक्र अदा करने वाला हूँ, उसे कहते दरवेश। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था, यानी कमाते वो थे, मैं तो मुलाजम था। इसके बावजूद चूँकि उन्होंने लिखना होता था, शायरी करनी होती थी, फिर मुल्क के सियासी हालात पर उनकी नज़र होती थी, तो वो ये जो हिसाब किताब का चक्कर है उसमें वो नहीं पढ़ते थे। उनको मुझ पर मुकम्मल भरोसा था और हिसाब किताब मैं रखता था। मैं भी बड़ी कफ़ायत से काम लेता। कफ़ायत से स्टूडेंट मुराद है बचत, कि मैं ये नहीं कहता कि अल्लामा इकबाल मुझे जितने पैसे दिए हैं उसमें मैं भी खूब खाऊं पीऊं, उनके लिए भी मंगवाऊं और महीने से पहले पैसे खर्च हो जाए, मैं ऐसा भी नहीं करता था। मैं भी बहुत ज़्यादा बचत से काम लेता, उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती। इसमें अली बख्श क्या बता रहे हैं कि मुझे अल्लामा इकबाल से इस कदर मोहब्बत और अकीदत हो चुकी थी, वो मुझे इतनी इज्जत देते थे कि उनके पैसे में एक ख़यानत करने तो दूर की बात, अगर थोड़े से फजूल खर्ची हो जाती तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती। अक्सर औकात रेल के सफ़र में, रेल का सफ़र यानी ट्रेन का सफ़र जो मैं और अल्लामा इकबाल हम इकट्ठे करते थे, रेल के सफ़र के दौरान में कई स्टेशन भूखा रहता था। क्यों भूखा रहता था कि अल्लामा इकबाल के पैसे बजाय कि मैं उनकी बार बार डिमांड करता मुझे ये लेके दे, ये लेके दे, मुलाजम होने के तौर पर मैं साथ जा रहा हूँ, अब खाना पीना तो मैंने है, इस तरह के जवाब पेश करने की बजाय मैं तो कहीं स्टेशन भूखा ही रहता, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। अब मुलाजम क्यों रोटी को महंगी समझता है? क्योंकि पैसे उसके हाथ में, खर्च वो करता है और अपने घर वाली बात समझता है, अपने पैसे समझता है।
तो कहते हैं वहाँ रोटी महंगी मिलती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे अली बख्श इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। ये सोच अल्लामा इकबाल की वो बयान कर रहे हैं अली बख्श कि जैसा वक्त हो उसके मुताबिक चलना चाहिए। हमें लाहौर में अगर रोटी सस्ती मिलती है तो यहाँ ट्रेन में हम आए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेशन पे ये जो रोटी खरीदने के जो पैसे हैं अगर वो अलग अलग हैं तो हमें अब इस वक्त के मुताबिक चलना चाहिए, बजाय कि हम भूखे रहें अपने पैसे बचा के रखें, उससे तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सोच देखिए अल्लामा इकबाल की सोच और उनके मुलाजम अली बख्श की सोच। अली बख्श तो असल में अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करता है, उनके पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। तो कहते हैं अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया, अली बख्श इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, हाँ ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए, ये वो बात ख़त्म की, साथ ही मुरब्बे के टंटे यानी उसके झगड़े के बारे में उन्होंने बता दिया। मुरब्बा ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। अब अल्लामा इकबाल की सोच और अली बख्श की सोच दोनों बिल्कुल आपस में जो है ना वो मुताबिकत रखती थी। वो उनको ना वो इन्हें मुलाजिम समझते थे, ना उनके घर वाले, और ना ही अली बख्श अपने आप को मुलाजिम समझते थे, वो उन्हें उस घर का फ़र्द समझते थे। तो कहते हैं अली बख्श अब इस मुरब्बे के टंटे को यानी झगड़े को ही देख लीजिए। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भगत करते हैं, वो मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बैठाते हैं। अब बराबर कुर्सी पर वो क्यों बैठाते हैं, वो अल्लामा इकबाल की मोहब्बत है, जिसकी वजह से अली बख्श कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की इज़्ज़त की वजह से मेरी भी इज़्ज़त की जाती है। कहते हैं वो मुझे बराबर वाली कुर्सी पर बैठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा, यानी अल्लामा इकबाल की ताज़ियत मुझसे करता रहा। अल्लामा इकबाल के गुजर जाने का जो गम था वो मेरे साथ शेयर करता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे साथ कुछ कर्जा भी चढ़ गया है, क्योंकि अब वहाँ पर पैसे लगते हैं वो मलकियत छुड़ाने के लिए, उस हवाले से कुछ कर्जा भी चढ़ गया। लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूँ, लाहौर अगर मैं छोड़ता हूँ तो अब उनकी ज़ाती मसला है, ज़ाती ज़मीन अल्लामा इकबाल की वजह से अलाट हुई है, अब वो किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, बजाय कि वो बार बार जो है ना वो अपनी ज़मीन को छुड़ा के उसकी मलकियत हासिल करके उस पर कोई कारोबार करने के। अली बख्श को जो फ़िक्र है वो अल्लामा इकबाल की औलाद की फ़िक्र है। तो कहते हैं मैं कैसे बार बार लाहौर छोड़ूँ, जावेद का नुकसान होता है। अल्लामा इकबाल के जो बड़े बेटे हैं जावेद इकबाल कहते हैं अगर मैं बार बार अपनी ज़मीन के मामला देखता रहूँगा तो जावेद का नुकसान करूँगा। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। हालांकि जावेद उधर मौजूद नहीं है लाहौर में, वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं। कहते हैं कि वलायत गए हुए हैं और जब वो अप्रैल में आएंगे तो आकर वो क्या कहेंगे कि बाबा जो हमारा मुलाजम है वो अपने ही ज़मीन के झगड़ों में पड़ा हुआ है। जब वो छोटा सा था इस वक्त मेरे साथ साथ रहता था, अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरह पाला हुआ था, इसलिए अब वो बड़े हो गए हैं। जावेद इकबाल वो पढ़ने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं, लेकिन वो अभी भी उनको छोटा बच्चा समझते हैं। कहते जब छोटा था इकबाल जावेद तब भी मेरे साथ साथ रहता था, अब तो बड़ा होशियार हो गया है, यानी अब बड़ा हो गया, पढ़ने चला गया है। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो वो और मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। मुनीरा बीबी नीचे बेटा एक उस पर जो है ना वो डिजिट लिखा हुआ है, एक नीचे उसका मानी देखे। अल्लामा इकबाल की बेटी मुनीरा, जिससे अल्लामा प्यार से बानो कहा करते थे, मुनीरा मियाँ सलाहुद्दीन से ब्याही गई, जो लाहौर की मारूफ शख्सियत मियाँ अमीरुद्दीन के बेटे थे। तो कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ही छोटी उम्र के थे, जावेद इकबाल और मुनीरा बीबी। जब उनकी अल्लामा इकबाल की बीवी की डेथ हो गई, वफात हो गई, डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तहार दिया। वो बच्चे छोटे थे, उनको पालना भी था। अल्लामा इकबाल की अदबी और सियासी सरगर्मियाँ थी, इसलिए किसी नर्स के लिए इश्तहार दिया जो उनकी आकर उनको संभाले। बेशुमार जवाब आए उसे अखबार में जो इश्तहार दिया उसके बदले में काफ़ी जो है ना वो जवाब आए, यानी लोग उनके पास औरतें जॉब करना चाहती थी। एक बीबी ने तो ये लिख दिया डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे अली बख्श देखो तो सही इस खातून ने क्या लिखा है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ
पे। इसके आगे भी बेटा 2 लिखा हुआ है, वो नीचे आप अपनी किताब खोलें, नीचे पढ़ें। ए जर्मन लेडी से मुराद है डोरस अहमद, जो हयात इकबाल के आखिरी 2 वर्षों में अलामा के बच्चों की अतालीक स्टूडेंट ऐसे उस्ताद को कहते हैं जो मुकम्मल इल्म सिखाता है। स्टूडेंट को वो किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारे सब्जेक्ट्स और सारे इल्म वो अतालीक सिखाता है। बच्चों की अतालीक और निगरान के तौर पर जावेद मंजिल में मुकीम रही, यानी जावेद मंजिल में ही उनकी रिहाइश थी, वहीं रहती थी। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की साली थी, यानी उनकी सिस्टर इन लॉ थी। जब अल्लामा इकबाल ने इश्तहार दिया जर्मन लेडी को, तो वो यहाँ आ गई और उन्होंने मुनीरा बीबी और जावेद इकबाल इनकी परवरिश की। अली बख्श का तखय्युल यानी उनके ख्यालात का जो सिलसिला है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवाज कर रहा है, यानी माजी की जो पुरानी यादें हैं, धुंधलकों से मुराद है जो गैर वाज़िया बातें हैं उनकी तरफ परवाज कर रहा है। उन्हें वो बातें याद आती जा रही हैं और कुदरतुल्लाह शहाब को वो बातें सुनाते जा रहे हैं। यही मकसद है कुदरतुल्लाह शहाब का कि मुझे असल हक़ाइक़ अल्लामा इकबाल के बारे में अली बख्श की ज़ुबान से सुनने को मिले। कहते ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे अपने डॉक्टर साहब या जावेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है, और जब वो याद आती थी उस वक्त वो बात करना शुरू कर देते थे, कभी जावेद इकबाल की, कभी मुनीरा बीबी की, कभी अल्लामा इकबाल की, और इस तरह इनकी ख्वाहिश जो थी कुदरतुल्लाह शहाब की वो भी पूरी होती जाती। जंग पहुँचकर, जंग क्या है, ज़िला जंग, जहाँ के DCO डिप्टी कमिश्नर हैं कुदरतुल्लाह शहाब। जंग पहुंचकर मैं उसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, यानी अली बख्श को अपने घर पर ठहराता हूँ। दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फर्ज शनास मजिस्ट्रेट से मुराद क्या है, वो जज जिसने फैसला करना था, जिसने उसको सारा ज़मीन का मामला देखना था, फर्ज शनास मजिस्ट्रेट कप्तान मोहब्बत खान के सुपुर्द कर देता हूँ। किसको सुपुर्द कर देता हूँ, अली बख्श को, कि अब आप इनका मामला संभाल लें। कप्तान मोहब्बत खान अली बख्श को एक नहायत मुकद्दस ताबूत की तरह, ताबूत जो वर्ड हमने यहाँ पर देखा था, मुकद्दस ताबूत की तरह अकीदत से छू कर अपने सीने से लगा देते हैं। इंतहा दर्जे की, ये आला दर्जे की उनकी इज़्ज़त करते हैं, कि इस तरह इज़्ज़त करते हैं जिस तरह इज़्ज़त का हक होता है, कि जैसे अल्लामा इकबाल की सबसे कीमती चीज़ ही अली बख्श हैं, जो अल्लामा इकबाल की यादें अपने अंदर समेटे हुए हैं। और ऐलान किया, ऐलान से मुराद है कि उनको आर्डर दिया, यानी उन्हें बता दिया कुदरतुल्लाह शहाब ने कि ये काम हर सूरत अब होना चाहिए, और ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लायपुर ले जाएगा। अब जब इन्होंने आर्डर दिया यानी बात पूरी समझाई कुदरतुल्लाह शहाब ने कि इनका ये 1 मरबा ज़मीन का मामला है, ये हर सूरत हल होना चाहिए, तो उसके जवाब में फिर जो कप्तान मोहब्बत खान है, जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वो फिर ऐलान करते हैं कि वो अली बख्श को आज ही अपने साथ लायपुर यानी फैसलाबाद ले जाएगा और उसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद होगी, अगर हम ये मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। वो इतनी जज्बाती बात करते हैं कि हमारी तो ड्यूटी ही लोगों की, आवाम की खिदमत करना है, और अगर हम अल्लामा इकबाल के इतने देरीना मुलाजम कि अगर मामला हम निपटा ना सकें, उस मामले को हल ना कर सकें, जिसके लिए वो अनपढ़ आदमी है और उसे बार बार इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और इन चक्कर में आते जाते उन पर कर्जा भी चढ़ गया हुआ है, और जब तक वो ये चक्कर लगाते रहेंगे ज़मीन के मामला में तो अल्लामा इकबाल के घर की वो देखभाल भी नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट जो मैंने बताया था, अब अल्लामा इकबाल का जो घर है वो म्यूज़ियम में तब्दील किया जा चुका है, तो वो देखभाल भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो ऐलान करते हैं कि मैं आज ही इनका सारा मामला निपटा के इनको इनका मलकियत दिलवा के फिर जो है ना वो दाम लूँगा। तो इस तरह वो मामला निपट गया। बात यहीं पे कुदरतुल्लाह शहाब ने ख़त्म कर दी। ये क्यों ख़त्म कर दी, इससे अगली तफसील उन्होंने क्यों नहीं बताई, उसके स्टूडेंट उसकी वजह है कि ये एक अफसाना है। अली बख्श जो कहानी है वो एक अफसाना है। अफसाने से मुराद है कि मुसन्नफ़ ने जो नुक्ता बयान करना हो, जो बात बयान करनी हो, उसे कहानी में सिर्फ उतनी सी तफसील से बताए कि जितनी उस कहानी के इर्द गिर्द की जो तफसीलात हैं वो हमें पढ़ के वो कहानी समझ आ जाए। तो कुदरतुल्लाह शहाब जो उनके अली बख्श के बारे में बताना चाहते थे कि अली बख्श की अहमियत क्या थी, ये अल्लामा इकबाल कितनी उन्हें इज़्ज़त देते थे और उस इज़्ज़त के बदले वो अल्लामा इकबाल से कितने इखलास से पेश आते थे, और वो बताना चाह रहे कि मैं जो अल्लामा इकबाल के नज़दीकी बातें सुनना चाहता था वो कैसे मैंने अली बख्श का भी
क्वेश्चन निकालें। कोई सा भी एक पैराग्राफ आप ले लें, फर्स्ट पैराग्राफ सफ़ा नंबर 90 का ले लें, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, या सफ़ा नंबर 91 का जो लास्ट पैराग्राफ है वो आप ले लें, बैठकर तशरीह करें, अल्फाज माने याद करें। सियाको सबाक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था वो सियाको सबाक याद करें या खुद सियाको सबाक लिख लें। सियाको सबाक लिखना कोई मसला नहीं, मैंने तफसील से आपको समझाया था, लेकिन लिखा हुआ आपने याद ज़रूर करना है। चाहे अपना लिखा हुआ याद करें, चाहे मेरा लिखाया हुआ याद करें, सियाको सबाक ज़रूर याद कर लें ताकि किसी भी पैराग्राफ की आप तशरीह करने लगे तो फ़ौरन आप सियाको सबाक वहाँ पर लिख दें, बजाय कि आप पेपर में जाकर वक्त ज़ाया करें कि मुझे तो टेक्निक आती है सियाको सबाक लिखने की, मैं भी फ़ौरन लिख लूँगा, और फिर जब आपने पॉइंट्स सोचने लगना है तो उस वक्त आपका वक्त ज़ाया होगा। तो याद की हुई चीज़ आपके ही अपने ही पॉइंट्स आपने अगर याद कर लिए तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी। अब आप तशरीह करें, फिर किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।